अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया। आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं नेम्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम, चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम लईक हुसैन जनरल एनाटमी। जो ह्यूमन बॉडी है उसका एक जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको कांस्टेंट रखने के लिए फुल बॉडी जो है वो वर्क कर रही होती है। द मेंटेनेंस ऑफ दिस कांस्टेंट internal environment is termed as homeostasis। बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, हार्मोन की कंसंट्रेशन एक नॉर्मल लेवल के अंदर, नॉर्मल रेंज के अंदर मेंटेन रखना इज टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है और इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए पूरी बॉडी जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करती है। डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो सिग्नल्स आते हैं और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखा जाता है। मेनली कौन से सिस्टम्स हैं जो इन होम्योस्टेसिस की कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हार्मोन्स, केमिकल सिग्नल्स के थ्रू मेंटेन रखते हैं। नर्वस सिस्टम जो कि नर्व इम्पल्स के थ्रू मैसेज जो है उसको लेकर आते हैं और जाते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम आता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। नाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मज़ीद दो सिस्टम आते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसमें हार्ट और ब्लड वगैरह आ जाती हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम ये भी जो है एक तरह से नालियों का वो सिस्टम है जिसके अंदर लिम्फ जो है वो फ्लो करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड और हार्ट आता है। ब्लड जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ब्लड जो है बॉडी के अंदर हर मटेरियल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम्स, जिसने भी अपनी साइट ऑफ ओरिजिन से जाना है टू द साइट ऑफ रिएक्शन, वो ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो अब सेल्स के अंदर चीज़ें आने के लिए या बाहर ले जाने के लिए जो है वो ब्लड क्या होगा, पड़ा हुआ होगा ताकि चीज़ें जो हैं वो ब्लड के अंदर इजीली आ सकें और फिर वहाँ से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो सके। होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली फ़्लो करते रहना चाहिए, तभी जो है वो एक जगह से जो है वो चीज़ जो उठाई हुई है, जो पिकअप की हुई है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। अगर ब्लड एक ही जगह पे पड़ा रहेगा तो फिर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी मटेरियल्स की और जो है वो होम्योस्टेसिस ख़राब हो जाएगा। एनाटॉमिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक हार्ट के अंदर और एक ब्लड वेसल्स के अंदर। हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन जिसका काम एक मोटर की तरह है जिसने ब्लड को जो है वो पंप करना है टू द होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑन द अदर हैंड ब्लड वेसल्स वो पाइपलाइंस हैं जिनके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता है और यही ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लड होम्योस्टेसिस जो है ना उसमें अपना रोल प्ले करती हैं वाया वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलेशन, कि ये जो सर्कुलेशन है ये दो तरह की, मतलब इसको हम दो तरह से जो है वो क्लासीफाई करते हैं। एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसको हम ग्रेटर सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ये क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है
हार्ट से लेकर जाती है टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो वापस हार्ट तक लेकर आती है। दिस सर्कुलेशन इज़ नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन या ग्रेटर सर्कुलेशन। शुरू होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, हार्ट के लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है वो पंप किया जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के सब टिश्यूज़ तक जाएगा। आर्टरियोल्स में डिवाइड होंगी, आर्टरियोल्स कैपिलरीज़ के अंदर, कैपिलरीज़ वेन्स में, वेन्स वेन्यूल्स में, कैपिलरीज़ वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स वेन्स के अंदर, और इस तरह से लार्जर वेन्स जो होंगी वो अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो हार्ट में ले आएंगी। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज़ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। किससे शुरू हो रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से शुरू हो रही है एंड एंड्स ऑन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम इसका पाथवे देख लेते हैं कि कहाँ से जो है वो शुरू होती है। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लंग्स से लिया जाता है, ठीक है। और अब हमें पता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन या एक्सचेंज जो है वो लंग्स के लेवल पर होता है। तो जब ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज़ में जाता है तो वो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन दे देता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेता है, और इस तरह से जो ब्लड हार्ट में आता है रिटर्न हुआ वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लंग्स में उसकी दोबारा ऑक्सीजनेशन होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है, जबकि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को जो है वो ले लिया जाता है, और ये काम जो है वो लंग्स के लेवल पर हो रहा होता है। सो ऑक्सीजन रिच ब्लड, अब जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर आएगा तो उसकी ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, एंड दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स को लीव करता है, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन को, व्हेन इट एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। जब पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है तो यहाँ से हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पाथवे जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद ब्लड जो है वो पंप किया जाता है थ्रू द मिट्रल वाल्व इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। कि अब जो है वो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जो है वो पंप हो जाएगा थ्रू अ वाल्व जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है ना उसको कंट्रोल करता है ब्लड की। ब्लड इज़ पम्प्ड थ्रू द एओर्टिक वाल्व इनटू द एओर्टा। अब लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। नाउ ब्लड जो है वो पंप किया जाएगा फ्रॉम द लेफ़्ट वेंट्रिकल इनटू द एओर्टा विच इज़ द लार्जेस्ट वेसल ऑफ द ब्लड। ये एओर्टा जो है वो आर्च करेगी, ठीक है, एक आर्च बनाएगी, और उसके बाद ये मेजर आर्टरीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगी टू द अपर बॉडी बिफोर पासिंग थ्रू द डायाफ्राम। डायाफ्राम इज़ अ स्केलेटल मसल जो आपकी थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को जो है वो सेपरेट करता है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स डोम शेप्ड मसल, ठीक है। अब डायाफ्राम से पहले तक जो एओर्टा की लार्ज वेसल्स की डिवीज़न होगी, उसके बाद जो है हर ब्रांच से मज़ीद ब्रांचेस निकलती रहेंगी, और इस तरह से अगेन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में भी एओर्टा की जो मेजर ब्रांच होगी, ये भी हम आगे ब्रांचेस के नाम देख लेंगे थोड़ी देर में। जो एओर्टा की डिवीज़न से मेन ब्रांचेस आएंगी, उन मेन ब्रांचेस से फर्दर डिवीज़न होती रहेगी, और इस तरह से वो जो डिवाइडेड आर्टरीज होंगी वो डिवाइड करेंगी ब्लड को टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एओर्टा इज़ द चीफ वेसल ऑफ द आर्टीरियल डिवीजन। इट कर्व्स ओवर द टॉप ऑफ द हार्ट एज एओर्टिक आर्च, ठीक है। एओर्टा जो है वो चीफ वेसल है आर्टीरियल डिवीजन की। ब्लड के अंदर जितनी भी वेसल्स हैं वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की जाती है। दीज आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जो हैं वो, आर्टरीज में जो सबसे बड़ी आर्टरी है वो एओर्टा है, ठीक है। ये एओर्टा जो है वो अपने पाथवे में
शुरू होने के बाद एक कर्व लेती है एट द टॉप ऑफ द हार्ट। इस कर्व को हम एओर्टिक आर्च बोलते हैं और ये कंटिन्यू करता है थ्रू द थोरेक्स एंड एब्डोमेन। यही एओर्टा कर्व लेने के बाद नीचे डाउनवर्ड आती है, थोरेक्स और एब्डोमेन तक जाती है एज एन डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, कर्व के बाद जो पार्ट होगा एओर्टा का उसको हम डिसेंडिंग एओर्टा बोलेंगे और ये टर्मिनेट कर जाती है इनटू द two arteries known as common iliac arteries, right common iliac artery and left common iliac artery। उसके बाद ये कॉमन इलेक आर्टरीज अगेन डिवाइड एंड रीडिवाइड होती रहती हैं और आर्टरीज बनती रहती हैं। ये डिवाइडिंग एंड रीडिवाइडिंग आर्टरीज जो हैं वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं। उसके बाद आर्टरी अगेन उसी तरह से आर्टरियोल में जाएगी, जो भी ब्रांच निकलेगी एओर्टा से या डिसेंडिंग एओर्टा से आर्टरी में जाएगी, आर्टरियोल्स में जाएगी। आर्टरियोल जो है वो वेन में कैपिलरीज में जाएंगे। कैपिलरीज जो हैं वो मिल के वेन्यूल्स बना देंगे और उसके बाद एक मेजर वेन बन जाएगी उस रीजन की। लाइक अगर थाई की है तो थाई की मेजर वेन बन जाएगी, अपर लिम्ब की, अपर आर्म की है तो अपर आर्म की मेजर वेन बन जाएगी। इस तरह से ये वेन्स जो हैं वो अपर लिम्ब, हेड, नेक और थोरेसिक कैविटी की जो वेन्स हैं वो अपने ब्लड को ड्रेन करती हैं सुपीरियर वेना केवा के अंदर, जबकि जो लोअर लिम्ब की, एब्डोमेन की और पेल्विस की वेन्स हैं वो अपना वीनस ब्लड जो है वो रिटर्न करती हैं इनटू द इंफीरियर वेना केवा। इस तरह से दो मेजर वीनस आर्टरीज के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर डाल दिया जाता है। वन इज सुपीरियर वेना केवा एंड अदर इज़ इंफीरियर वेना केवा। ये अब हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन है। ठीक है, ये हमारे पास हार्ट है, इसमें जो रेड कलर है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है और जो ब्लू कलर है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ये वेन्स को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा और ये जो बीच में पर्पलिश सा शेड है ये कैपिलरीज को जो है वो बता रहा है। कैपिलरीज जो है वो थिन वॉल्ड होती हैं, सिंगल वॉल्ड वेसल्स होती हैं और कैपिलरीज के लेवल पे ही एक्सचेंज होता है बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। ब्लड से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो जिस टिश्यू को देना होता है वो उन टिश्यू को दे दिया जाता है और वहाँ से जो मेटाबोलाइट्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उठाकर वापस ब्लड के अंदर एंटर कर दिए जाते हैं। सो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमने ये देखा था कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा के थ्रू, दिस इज़ द एओर्टिक आर्च, ठीक है, एओर्टा के थ्रू जो है वो लेकर जाया जाता है और ये सारी बॉडी को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से जो है वो कलेक्ट करके सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू जो है वो वापस हार्ट के अंदर लेकर आया जाता है। ठीक है, ये हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन की एंडिंग होगी कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा और ये पूरी बॉडी को जो है वो दे दिया जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन पूरी बॉडी से कलेक्ट किया जाएगा थ्रू द वेन्स और उसके बाद उसको वापस हार्ट के अंदर ले जाया जाएगा। दिस इज़ द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक और तरह की सर्कुलेशन होती है जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन या फिर लेसर सर्कुलेशन भी बोलते हैं। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो किस में आएगा, हार्ट के अंदर आएगा अगेन उसी तरह से और हार्ट का जो है वो राइट वेंट्रिकल पंप करेगा इनको इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द लंग्स वाया द पल्मोनरी वेसल्स। ठीक है, ये जो हैं ये अब आपको पल्मोनरी वेसल्स नज़र आ रही हैं। सो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से शुरू होगी और वो एंड करेगी एट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेसल्स के थ्रू लंग्स तक ले जाया जाएगा। ठीक है, लंग्स के लेवल पर एक्सचेंज होगा, गैशियस एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर अगेन ब्लड वेसल्स के थ्रू, पल्मोनरी वेसल्स के थ्रू जो है वो हार्ट तक जो है वो लेकर आया जाएगा। इस तरह से पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो एंड हो जाएगी।
सो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट और उसको लेकर जाती है टुवर्ड्स द लंग्स और रिटर्न करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। पल्मोनरी सर्किट जो है वो बहुत छोटा होता है एंड इट टेक्स ओनली 4 to 8 सेकेंड्स। पल्मोनरी सर्कुलेशन की जो मेन आर्टरी है वो पल्मोनरी ट्रंक है। इट टेक्स ओरिजिन फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट आर्टरीज। ये हमने देखा था कि ये हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक जो है वो डिवाइड हो रहा था इनटू द टू आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। सिर्फ ये पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स हैं जो जनरल रूल ऑफ वेसल्स को जो है वो वायलेट करती हैं, वरना आर्टरी जो है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बट इन केस ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, जबकि जो वेन है पल्मोनरी वेन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। इसका पाथवे देख लेते हैं। राइट एट्रियम से शुरू होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। राइट एट्रियम से पंप कर दिया जाएगा थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा थ्रू द पल्मोनरी वाल्व इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। ये पल्मोनरी ट्रंक इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा वाया द पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स तक ले जाएगा। लंग्स के लेवल पर गैसियस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर दी जाएगी, ऑक्सीजन पिकअप कर दी जाएगी और उसके बाद ये पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो रिटर्न हो जाएंगी इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ़्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम में आ जाएगा और इस तरह से लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में और लेफ़्ट वेंट्रिकल से थ्रू आउट द बॉडी। ये अब आपको ब्लड वेसल्स दिखाई गई हैं। ये हमारे पास हार्ट है, ठीक है। ये जो आपको ग्रीन सा कलर है, लाइट पर्पल सा, ये जो है ये इंफीरियर वेना केवा को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस इज़ द डिसेंडिंग एओर्टा। ये हमारे पास हार्ट हो गया। हार्ट से जो है वो एओर्टा निकलता है, ठीक है, और उसके बाद ये आर्च के बनाता है और इस आर्च से जो है वो 3 मेजर ब्रांचेस निकलती हैं और ये आर्च कर्व होने के बाद नीचे आ जाता है एज एन डिसेंडिंग एओर्टा। हार्ट के पीछे से जो ब्लड वेसल पास करी होगी लार्जर ब्लड वेसल, उसको हम डिसेंडिंग एओर्टा बोलेंगे। इसी तरह से ऊपर से जितनी भी सारी वेन्स आएंगी वो सुपीरियर वेना केवा होगा। इसके अलावा पल्मोनरी ट्रंक जो है वो डिवाइड होता है इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। राइट और लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और ये राइट एंड लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी जो हैं वो लंग्स तक जाएंगी, वहाँ पे डिवाइड होंगी कैपिलरीज के लेवल तक। उसके बाद कैपिलरीज मिलकर वेन्स बनाएंगी जिसको हम पल्मोनरी वेन्स बोलेंगे और ये पल्मोनरी वेन्स जो है वो एट्रियम के अंदर अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ड्रेन करेंगे। नाउ ब्लड जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये लिक्विड फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। एक ह्यूमन एडल्ट हेल्दी ह्यूमन के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो 5 लीटर्स होता है और ये टोटल बॉडी वेट का 7% जो है वो होता है। ब्लड इज़ द मेन ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑल द मटीरियल्स। अब ब्लड जो है वो एक तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह है जिसका एक रूट फिक्स्ड होता है, ठीक है, और वो अपने फिक्स्ड रूट के ऊपर जो है वो चलती रहती है बस, और उस रास्ते में जिसने जहाँ उतरना है, जिसने जहाँ से चढ़ना है, वो सारा काम होता रहता है। तो एग्जैक्टली द सेम केस विद द ब्लड क्या है कि उसने सिर्फ ट्रांसपोर्ट चलते रहना है और डिफरेंट ऑर्गन्स से जो है वो डिफरेंट काम होते रहने। फॉर एग्जांपल ब्लड जो है वो जब सर्कुलेट करके लंग्स पर जाएगा तो गैशियस एक्सचेंज होगा, लंग्स से हार्ट में आएगा तो वहाँ से पंप कर दिया जाएगा, किडनी के लेवल पर जाएगा तो उसकी फिल्ट्रेशन होगी, स्प्लीन के लेवल पर जाएगा तो जो पुराने RBCs होंगे वो जो है वो कैप्चर कर लिए जाएंगे, स्केलेटल मसल के लेवल पर जाएगा तो जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के रिज़ल्ट में मेटाबोलाइट्स होंगे वो जो है वो दे दिए जाएंगे और उसको स्केलेटल लेवल को जो है वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और बाकी चीज़ें जो हैं वो सप्लाई कर दी जाएंगी, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। इसी तरह से बोन के ऊपर जाएगा तो बोन के जो मेटाबोलाइट्स होंगे वो वहाँ से उठा लिए जाएंगे और उसको जो है वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई कर दिए जाएंगे विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग टिश्यू। तो हमारे पास ब्लड जो है वो क्या है, एक मेन ट्रांसपोर्टर है
बॉडी के अंदर जिस भी चीज़ ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो ब्लड के थ्रू जाना है। आइधर हार्मोन हो गया, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी अपनी डक्टल सिस्टम होती है, वरना जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो ब्लड के थ्रू सिक्रीट करते हैं अपनी सिक्रीशंस को, वो होंगे। ऑक्सीजन गैसियस एक्सचेंज होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, हार्मोन्स होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे। इन चीज़ों ने एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में अगर जाना है ना तो वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे। ब्लड के जो हैं वो दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्लाज्मा है और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। प्लाज्मा जो है वो इम्पार्ट्स द फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ टू द बॉडी। जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ है ब्लड की वो प्लाज्मा की वजह से आती हैं। अब प्लाज्मा में मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो वाटर का है। 90% प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है, 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स में अल्ब्यूमिन्स वगैरह या ग्लोब्यूलिन्स वगैरह आती हैं। तीस प्लाज्मा प्रोटीन्स या इसके अलावा और भी जो प्रोटीन्स होती हैं ये बाइंडिंग प्रोटीन्स के तौर पर एक्ट करती हैं, या और ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो ब्लड प्रेशर के अंदर मेंटेनेंस ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, उसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अल्ब्यूमिन्स ग्लोब्यूलिन्स के अलावा जो है वो बॉडी के अंदर कुछ बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जो बाइंड करती हैं एक सर्टेन सब्सटेंस के साथ, और इस तरह से ब्लड के अंदर उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पॉसिबल करती हैं। 3% जो है वो रिमेनिंग आपका जो सब्सटेंस है वो रह जाता है, यानी ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर दूसरे न्यूट्रिएंट्स। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के जो ट्रेसेस हैं, स्मॉल अमाउंट्स हैं, वो भी हो सकती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं उनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। ब्लड के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये ब्लड सेल्स की जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली टाइप है सेल्स की। इसका काउंट जो है वो वेरी करता है 4 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ अ ब्लड। दीज आर ए न्यूक्लिएटेड, यानी जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो सर्कुलेशन के अंदर एंटर होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, एंड दे आर बाइकनकेव डिस्क शेप्ड सेल्स। थोड़ी देर में हम इन सेल्स की शेप देख लेंगे। 8 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है और 2 माइक्रोमीटर इनकी थिकनेस होती है। इनके साइटोप्लाज्म के अंदर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, एंड दिस हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करते हैं, और ये ऑक्सीजन एक स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंटेड स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। सिंगल रेड ब्लड सेल का जो कलर होता है वो पेल येलो कलर होता है या टैन कलर्ड होता है, बट जब एक के ऊपर दूसरा रेड ब्लड सेल जो है ये मैसेज बन जाएंगे तो ये रेड कलर जो है वो इम्पार्ट करते हैं। दिस इज़ द रेड ब्लड सेल। ये सेल जो है ए न्यूक्लिएटेड होता है, डिस्क शेप्ड है, और ये बाइकनकेव शेप्ड है। ठीक है, ये रेड कलर का अपीयर हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट्स साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट्स। इसको वाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल की तरह अनलाइक रेड ब्लड सेल्स दीज आर न्यूक्लिएटेड। इनके न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट किस्म के लोब्स हो सकते हैं, 2 to 5 लोब्स जो हैं वो हो सकते हैं। इनका काउंट जो है वो 4000 to 11000 सेल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड होता है। जिस तरह से रेड ब्लड सेल का मेन फंक्शन जो था वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन था, इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स का जो मेन फंक्शन था वो क्या है, डिस्ट्रॉय करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये एक्ट करते हैं एज ए स्कैवेंजर्स, यानी ये ब्लड की एक तरह से आर्मी, डिफेंस सिस्टम के अंदर आने वाली जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना वो है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल भी इसी तरह से यह बॉडी की आर्मी, पुलिस, रेंजर्स है। जहाँ पे भी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो एंट्री मारता है तो फिर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो फ़ौरन वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर उस
फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं। आपकी बॉडी की वाइट ब्लड सेल्स और उस फॉरेन पार्टिकल के बीच में लड़ाई होती है, और उस लड़ाई के रिज़ल्ट में जो डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो पस बनाते हैं। सो ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो ईज़िली क्रॉस कर जाते हैं ब्लड वेसल्स को, उस टिश्यू के अंदर एंटर होते हैं जहाँ पर जो है वो फॉरेन पार्टिकल इन्वेड कर गया या कहीं पे भी इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पर वो जो डेब्रिस होता है उसको रिमूव करते हैं फ्रॉम द डेड और इंजर्ड टिश्यू सेल्स। ल्यूकोसाइट्स को हम मज़ीद दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। वन इज़ ए ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अदर इज़ ग्रैन्युलोसाइट्स। ए मीन्स ऑपोजिट हो गया। ए ग्रैन्युलोसाइट्स वो वाइट ब्लड सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर कोई ग्रैन्यूल नहीं होते, दीज आर ए ग्रैन्युलोसाइट्स। इसकी एग्जांपल जो हैं वो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स हैं। इसको हम एक ग्रैन्युलोसाइट को मज़ीद दो क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में हमारे पास ग्रैन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इसकी मज़ीद जो है वो एग्जांपल 3 क्लासेस हैं, दीज आर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ये ग्रैन्युलोसाइट जो स्टेन टेकअप करते हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है उसका नाम है। न्यूट्रोफिल कोई स्टेन नहीं करते इसलिए दे आर न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट इज़ प्लेटलेट्स, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये हमारे पास दीज आर द वाइट ब्लड सेल्स। इसमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं और हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट हैं। ये मोनोसाइट मैच्योर होकर मैक्रोफेजेस बन जाते हैं। प्लेटलेट्स हैं, ये एक बड़े सेल के छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशंस होते हैं। इनका डायमीटर जो होता है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। दे आर एनवेलप्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट आर न्यूक्लिएटेड, सॉरी ए न्यूक्लिएटेड। रेड ब्लड सेल्स की तरह ये क्या होते हैं, ए न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनका काउंट जो है वो रेंज करता है फ्रॉम 1,50,000 to 4 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ अ ब्लड। और ये इनका जो प्लेटलेट्स का मेजर काम है वो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, इसका एक मेजर सेल होता है जिसको मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। ये सेल जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाता है जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ हार्ट। हार्ट जो है वो हमारे पास कॉन शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि थोरेसिक कैविटी के अंदर पड़ा हुआ होता है। हार्ट का जो मेजर फंक्शन है वो पंप करना है ब्लड को टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, 2 एट्रिया एट द बेस ऑफ द हार्ट एंड 2 वेंट्रिकल्स टूवर्ड्स द एपेक्स। ठीक है, अब हार्ट जो है वो कुछ इस तरह से पड़ा हुआ होता है, तो बेस के ऊपर 2 एट्रियम होते हैं और उसकी एपेक्स के ऊपर 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रिया जो है वो रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं ब्लड के, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो वो एट्रिया के अंदर आता है। हम अभी सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ये देख कर आए। जबकि वेंट्रिकल्स जो हैं वो पंपिंग आपका चैम्बर्स होता है जो ब्लड को पंप करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी एंड राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। ऑफन फिजिशियंस जो हैं वो हार्ट को राइट हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट में डिवाइड कर देते हैं। राइट हार्ट के अंदर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल आता है, ठीक है, और इस राइट एट्रियम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा और राइट वेंट्रिकल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा टू द लंग्स। इसी तरह से लेफ़्ट हार्ट जो है वो लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल पे कंसिस्ट किया हुआ होता है। लेफ़्ट एट्रियम जो है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लंग्स और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स जो हैं वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हम हार्ट की एनाटमी देख लेते हैं कि हार्ट के जो मस्कुलेचर है या हार्ट की जो कंपोजिशन है, एनाटमी है, वो 3 कोट्स से मिलकर बनी हुई होती है। यानी हार्ट जो है वो 3 लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है। इनर मोस्ट जो होगी वो एक स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम, लाइनिंग एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। इस एंडोथेलियम के नीचे एक छोटी सी कनेक्टिव टिश्यू की थिन लेयर होती है। उसके मज़ीद डीप हम जाएंगे, ये हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है लाइनिंग एपिथेलियम, ये एपिथेलियम एंडो एपिथेलियम कहलाती है। ठीक है, इस एंडो एपिथेलियम के नीचे एक छोटी सी लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की। उसके मज़ीद हम अंदर जाएंगे तो मायोकार्डियम होगा। ये मायोकार्डियम हार्ट की वो वाली वॉल होगी जिसके अंदर मसल होंगे
और ये मसल स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं जिन्हें हम कार्डिक मसल कहते हैं, जो स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल का इंटरमीडिएट होता है, मिक्सचर होता है। इस मायोकार्डियल मसल के मज़ीद आगे हम जाएंगे तो फिर हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होगी जिसको हम एपिकार्डियम बोलेंगे, ठीक है, या इसको हम सीरस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इस सीरस मेम्ब्रेन के बाहर फिर हमारे पास एक छोटी सी थिन लेयर होगी कनेक्टिव टिश्यू की। मिडल इज़ मायोकार्डियम, जिसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल होते हैं जिनको स्ट्रेटेड मसल होते हैं जिनको हम कार्डिक मसल बोलते हैं। हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो दिस इज़ ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज कार्डिक मसल्स। आउटर मोस्ट लेयर अगेन उसी तरह से एपिकार्डियम होती है जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है, उसके नीचे अगेन एक लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की। नाउ द फंक्शंस ऑफ द हार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो इसका ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, यानी ये पंप करता है और एक साइट के तौर पर एक्ट करता है जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो जहाँ पर ब्लड जो है वो आता है और उसको पंप किया जाता है। उसके बाद हार्ट जो है वो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इसी तरह से रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कैरी द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी एंड पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द हार्ट। ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।